हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप योगी और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और सिर्फ आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेईई नीट फिजिक्स ओशन। आज मैं शुरू करने वाला हूं यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो कि चैप्टर 2 है क्लास 11th का। अपन पहले जान लेते हैं कि नीड ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट की हमको ज़रूरत क्या है। तो मेजरमेंट की ज़रूरत ये है कि भाई फिजिक्स में कोई भी फेनोमेना अगर होता है तो उसको नापने की ज़रूरत पड़ती है। फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी फेनोमेना होते हैं उन सभी को मापने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फैन 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, इसको मापना ज़रूरी है। दूसरा, बाइक है कोई आपकी 1 घंटे में कितना किलोमीटर दूर जा रही है, ये सब चीज़ें मापनी ज़रूरी हैं। हर छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक, हर छोटी एक सुई से लेके एक एरोप्लेन तक हर चीज़ मेजर होती है किसके रूप में, फिजिकल क्वांटिटीज़ के रूप में। मेजर कैसे करेंगे? जैसे भाई हवा चल रही है, ये एक नेचुरल फेनोमेना है। अब हवा कितनी स्पीड से चल रही है उसको मेजर करो, ठीक है। अब उसी हवा में आपको किसी कागज़ को तैराना है, जैसे पतंग उड़ता है, तो आपको कितना क्या मतलब उसको मेजर करो। मेजर करने के बाद में मेजर कैसे होगा, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ में मेजर होता है। और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जैसे लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मास एटसेट्रा, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। उसमें अब जब आप उसको मेजर कर पाओगे तभी आप उसको टेक्नोलॉजी में यूज़ कर पाओगे, ठीक है। हम जैसे नेचुरल फेनोमेना, कोई भी नेचुरल फेनोमेना अगर हो रहा है तो उसमें सारी चीज़ों को हमको मापना पड़ता है, उनको मेजर करना पड़ता है। मेजर करवाने के बाद ही उसी फेनोमेना को हम टेक्नोलॉजी में यूज ले सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज लो आप वहाँ से उसकी लेंथ निकालो, टाइम निकालो, प्रेशर वगैरह निकालो, टेम्परेचर निकालो, मास निकालो। ये सब निकालने के बाद ही उस नेचुरल फेनोमेना की एग्जैक्टनेस और एक्यूरेसी का पता लग सकता है, तभी जाके हम वही फेनोमेना टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं। जैसे अपने एरोप्लेन छोड़ रहे हैं, हर छोटी से लेके बड़ी चीज तक नेचुरल फेनोमेना ही होते हैं, बट हम उसको मेजर कर पाएं उसके बाद में उसको अप्लाई करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन देख लेते हैं। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटीज जो मेजर हो सकती हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से। जैसे कि स्केल हो गया, ठीक है, स्केल से हम क्या मेजर करते हैं? लेंथ मेजर करते हैं। वॉच हो गया, वॉच से टाइम मेजर करते हैं। थर्मोमीटर हो गया, इससे हम क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो मेजर हो सकती हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। और वही फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल वर्ल्ड के लॉज को एक्सप्लेन करती है। और अगर हमें फिर लॉ का पता लग जाता है कि नेचुरल फेनोमेना का ये लॉ है, ये रूल है, ये कभी भी ब्रेक नहीं होता, तो उसी को हम टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं और उसी से हमें कोई फिर नुकसान भी नहीं होता, ठीक है। अगर कोई लॉ है वो फिक्स हो गया, जैसे ग्रेविटेशन लॉ है, इसका एक्सलेशन होता है, यानी कि कोई भी नीचे गिरती हुई चीज़ कितनी मीटर पर सेकंड से आती है? 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से नीचे आती है, ठीक है। तब ये कभी टूट नहीं सकता, तो हम इसको यूज कर सकते हैं अलग अलग जगह पे एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ में। फिर बात आती है यूनिट्स की, कि यूनिट्स क्या चीज़ होती है। भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ तो ये हैं, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मास एटसेट्रा, ये जो भी आएंगे आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, पर इनको भी यूनिट्स में नापा जाता है। जैसे कि लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर भाई। टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड हो गया, आवर हो गया, माइन्यूट हो गया, ठीक है। जनरली सेकंड में नापते हैं फिजिक्स में भाई। और टेम्परेचर की यूनिट थीटा या फिर केल्विन, और मास की यूनिट केजी होती है भाई। देखो भाई, फिजिकल क्वांटिटीज 3 टाइप्स की होती हैं मेनली। एक तो हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऑपरेशन से नहीं आती, यानी मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन वगैरह से नहीं आती। ये बेसिक क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं
जो आएंगी आपकी 7 हैं, मेनली आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनको निकालने में बेसिक से एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, जैसे लेंथ में स्केल का हो गया, टाइम में वॉच का हो गया, और टेम्परेचर में आपका थर्मोमीटर का हो गया, करंट मपता है आपका एमीटर में, इसका एमीटर में हो गया। देखो भाई, दूसरा नंबर आता है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड करती है ऑपरेशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही ड्राइव होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ये ड्राइव होती हैं, तो इसीलिए इनको ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। जैसे कि आपका एरिया हो गया, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। एरिया को किस में मापते हैं? मीटर स्क्वायर में। तो उसमें 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मीटर और मीटर, यानी कि 1 मीटर हो गया लेंथ का, दूसरा मीटर हो गया ब्रेथ का, ठीक है। वॉल्यूम में आपका 3 मीटर वाली फंडामेंटल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होके एक वॉल्यूम बनाती हैं, यानी कि एक लेंथ का, एक ब्रेथ का और एक हाइट का हो गया, ठीक है। वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में नापा जाता है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही होती है। दूसरा है टाइम आपका सेकंड में। ये मीटर में जो नप रहा है ये लेंथ आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, और सेकंड में जो नप रहा है वो आपका टाइम, ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन्हीं से वेलोसिटी ड्राइव हुई है, इसलिए इनको ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। फोर्स हो गया, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को नापा जाता है केजी में, केजी मल्टीप्लाई में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को मापा जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीनों के तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। केजी यानी मास, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एम यानी कि मीटर यानी लेंथ आपका लेंथ भी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सेकंड स्क्वायर ये भी आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि टाइम। अब अपने फिजिक्स में ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बहुत मिलेंगी। जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे वैसे वैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आगे आगे पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। बाकी आप बुक्स में भी देख सकते हैं, जेईई नीट वाले सभी को आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो वहां से आप यूनिट निकाल लेंगे, यूनिट से आप डायमेंशन भी निकाल लेंगे। डायमेंशन का कंसेप्ट अभी पढ़ाएंगे आगे। एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? ना तो ये ड्राइव होती है और ना ही ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फिर इनमें है, एक तो एंगल है, दूसरा है सॉलिड एंगल। एंगल तो ये देख रहे हो आप, ये आपका एंगल ही है, किसी एरिया का एंगल हो गया, किसी एरिया का एंगल हो गया। यानी कि जैसे सर्कल है तो सर्कल में जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल, या फिर इसको प्लेन एंगल भी बोलते हैं। प्लेन एंगल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे एरिया होगा वहीं ये एंगल या प्लेन एंगल एग्जिस्ट करेगा। और उस थीटा को निकालने का, उस एंगल को निकालने का क्या तरीका है? आप आर्क को रेडियस से डिवाइड कर दो। ये क्या है भाई? ये आपका आर्क है, इसकी डिस्टेंस है आपके पास, इसकी लेंथ है, ये आपके पास अगर है तो उसको रेडियस से डिवाइड कर दो, वो एंगल आपका आ जाएगा। दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में क्या है कि वो कुछ वॉल्यूम एक्यूपाई करता है। जैसे कि इसमें कुछ थीटा है, थीटा तो है लेकिन ये कुछ एरिया नहीं है, एरिया के साथ साथ इसमें वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम वाले केस में निकलेगा, एरिया को आप रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, आपको यहाँ पे एंगल मिल जाएगा। देखो भाई, अगला टॉपिक है आपका डायमेंशन। डायमेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस आर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। डायमेंशन क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर्स हैं, और इनको कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे कि लेंथ का हो गया कैपिटल L, मास का हो गया कैपिटल M, टेम्परेचर का हो गया कैपिटल T। पावर्स में लिखा जाता है, लेकिन किसी भी चीज़ का डायमेंशन आएगा कुछ ऐसे आएगा, मास की पावर 1, लेंथ की पावर 3 इनवर्स 3 या 3, टाइम की पावर 1, कुछ ऐसे
आपके डायमेंशंस किसी भी चीज़ के लिखे जाएंगे कि भाई ये इस डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है, यानी कि इसका इतना मास, इतनी लेंथ और इतने टाइम के डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है। ठीक है भाई, मास का m हो गया, टाइम का कैपिटल T, टेम्परेचर का K एंड थीटा, K हो गया या फिर थीटा हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज का एम्पियर दैट इज A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का C और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। देखो भाई, कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशन बेसिक सी क्वांटिटीज हैं, इनके डायमेंशन मैंने लिखवा दिए हैं यहाँ पे। बाकी क्या है कि क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, इनके ही डायमेंशन हमने याद रखने होंगे। ठीक है भाई, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको डायमेंशन भी आ जाएगा। जैसे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ भी उसमें होती है L में और मीटर, ब्रेथ भी आपकी लेंथ ही होती है। तो ये क्या हो गया, m0 L का स्क्वायर और T का स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है भाई। तो ब्रेथ को भी हम, लेंथ को भी L ही लिखेंगे और ब्रेथ को भी L ही लिखेंगे, और L इंटू L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। ब्रेथ को L इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ब्रेथ भी एक टाइप की लेंथ ही होती है, क्योंकि मापा उसको कैसे जाता है, उसी से स्केल से नापा जाएगा। ब्रेथ भी आपकी लेंथ ही होती है, तो इसको भी लेंथ का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे मास का कोई सिस्टम है नहीं, मास नहीं है यहाँ पे, टाइम नहीं है, यानी कि कोई चीज़ किसी डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रही है उसी का इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे एरिया होगा, एरिया टाइम के डायमेंशन में नहीं होगा। कहने का मतलब है कि एरिया टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया मास पे भी डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा लेंथ पे। अगर लेंथ चेंज हुई तो एरिया चेंज हो जाएगा, और लेंथ में दो चीज़ें आती हैं, लेंथ भी और ब्रेथ भी, इन दोनों में से एक चीज या दोनों चीज चेंज हुई तो एरिया चेंज होगा। यानी कि ये किस डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, लेंथ के दो डायमेंशंस हैं भाई, उनमें एग्जिस्ट करते हैं। मास और टाइम का डायमेंशन और टेम्परेचर का भी डायमेंशन इनमें नहीं है। दूसरा है वॉल्यूम, है वॉल्यूम में L क्यूब आता है, मीटर क्यूब से में इसको नापते हैं, यानी कि इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ तो लेंथ होती है, ब्रेथ भी लेंथ होती है और हाइट भी लेंथ ही होती है, इसलिए L क्यूब। वॉल्यूम भी आपका मास पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। कहने का मतलब है ये सिर्फ लेंथ के 3 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करती हैं। अगर 3 डायमेंशंस अफेक्ट हुए तो वॉल्यूम इफेक्ट होगा, बढ़ेगा या कम होगा, लेकिन मास बढ़े घटे कोई मतलब नहीं बनता वॉल्यूम को, हमें कोई फर्क नहीं है मास घटे बढ़े। लेकिन टेम्परेचर नहीं, टाइम भी ज़्यादा हो कम हो कोई फर्क इसको नहीं पड़ता। क्या चीज़ नहीं बदलनी चाहिए, लेंथ नहीं बदलनी चाहिए किसी भी तरीके से, लेंथ नहीं बदलनी चाहिए, ब्रेथ नहीं बदलनी चाहिए और तीसरा हाइट नहीं बदलनी चाहिए। डेंसिटी की बात हो रही है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, मास का डायमेंशन m, कैपिटल M, वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब। ठीक है, L ऊपर गया तो m की पावर 1 हो गई, L की पावर इनवर्स 3 हो गई और T की पावर 0, T नहीं है। फॉर्मूला से डायमेंशन आराम से निकल जाएगा जी, 50 निकालो 100 निकालो। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला देखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन है वो क्या हो गया, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ ही होती है, टाइम का T हो गया। ठीक है, L T इनवर्स हो गया, बट M 0 इसलिए लगाया क्योंकि M पे डिपेंड नहीं कर रहा। जनरली लगाते हैं, ना लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इक्वेट करने में काम आएगा आगे। फोर्स देख लो, फोर्स का मास इंटू एक्सलेशन, ये फॉर्मूला है, मास का M, एक्सलेशन का L T इनवर्स स्क्वायर, और इसका जैसे कैलकुलेट करेंगे तो m की पावर 1, L की पावर भी 1 ही है और T की पावर -2। देखो भाई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या चीज़ है, इनसे हमारे इससे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे जो कि इक्वेशंस वाले आएंगे जिनमें आपको डायमेंशन निकालना होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको बताता है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। अगर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो हम उनको ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
जैसे कि आपका मास में ऐड हो जाएगा, मास किस में, केजी में आता है, मास में ऐड हो जाएगा। और क्या है, वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी, वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखने वाली बात ये है, कहने का मतलब ये है कि जब आपकी सिमिलर क्वांटिटीज कहीं पे होंगी तो उसका मतलब है कि वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होके ही आई हैं। जैसे कोई इक्वेशन आएगी जिसमें आपका एडिशन हो रहा होगा तो उसका मतलब है कि दोनों तरफ फिजिकल क्वांटिटीज आपकी सेम हैं। जैसे a प्लस बी आपका ऐड हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, ये इसमें ऐड तभी हो सकता है जब दोनों फिजिकल क्वांटिटीज सेम रहेगी। a प्लस बी इज इक्वल टू सी आता है, मान लो इन दोनों को ऐड करें तो c आता है, यानी कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों ऐड करके एक c निकाल के लिख। ये कब ऐड हो सकते हैं भाई, किलो में किलो ही तो ऐड होगा, यानी कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज है ये, तभी ऐड हो सकती हैं। ऐसा नहीं है किलो में आप सेकंड को ऐड कर दो, नहीं हो सकता ऐसा। किलो में सेकंड को ऐड कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये इक्वेशन स्पेसिफाई नहीं हो पाएगी, सी आंसर नहीं आ पाएगा। यानी कि इनकी यूनिट्स, अब इसका जो आंसर आ रहा है वो सी, यानी इन दोनों का डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम रहेगा, इन दोनों की यूनिट और उसकी यूनिट भी सेम रहेगी, और ये दोनों मिलके एक फिजिकल क्वांटिटी बनाएंगे तो इसका डायमेंशन भी सेम और उसका डायमेंशन भी सेम। यानी कि डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B, ऐसा हम लिख सकते हैं। A का डायमेंशन होगा वही B का डायमेंशन होगा। और क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ C, वही C का डायमेंशन होगा। या फिर ये भी लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ C, या फिर डायमेंशन ऑफ B इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ C। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ A प्लस बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ C। ऐसा क्यों, क्योंकि A प्लस बी में से C इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, वही क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। देखो जीरो आ गया इक्वल, कैसे निकला होगा जीरो, कहने का मतलब ये है कि या तो माइनस होगा या प्लस होगा, तभी फिजिकल क्वांटिटीज वो सिमिलर होंगी, तभी वो इक्वेशन आपकी करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं है। तो उनमें यूनिट्स भी उनके सेम रहेंगे, उनमें फिजिकल क्वांटिटीज भी सेम रहेगा, डायमेंशन भी सेम होगा। तीनों टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, उसमें यूनिट पूछ सकता है, फिजिकल क्वांटिटी पूछ सकता है। फिजिकल क्वांटिटी तो पता ही आपको, लेंथ, मास, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिर इनकी यूनिट, लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट केजी। देखो भाई, अब क्वेश्चन है डायमेंशन का, जैसे कि आपको पूछ ले u एंड a का डायमेंशन क्या होगा इस इक्वेशन में, यानी कि ये है u है आपका और ये है आपका a, इनका डायमेंशन पूछ ले, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है इनकी यूनिट क्या है, या फिर ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ऐसा आइडेंटिफाई करवा सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि एक बार इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं, v माइनस u माइनस 80 इक्वल्स टू 0, आंसर आ गया 0। यानी कि आंसर निकल रहा है, आंसर निकल रहा है। कैसे, ये इसमें से माइनस हो रहा है, ये इसमें से माइनस हो रहा है, यानी कि डायमेंशनली ये करेक्ट हो गए। यानी कि v का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन u का होगा और वही डायमेंशन 80 का होगा, ना कि अकेले a का, वही डायमेंशन आपका 80 का होगा। हम यहां से क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u, डायमेंशन ऑफ u। अच्छा, t यहां पे टाइम है भाई, t यहां पे टाइम है और ये यहां पे वेलोसिटी है ये, तो t यहां पे टाइम है और v यहां पे वेलोसिटी है। अब डायमेंशन ऑफ v, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है। अब किसी को अगर किसी चीज का भी डायमेंशन निकालना हो, अगर भूल जाए तो उसमें फॉर्मूला लगाओ और डायमेंशन निकाल दो। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम,
अब डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ और टाइम t, कैपिटल T। ये डायमेंशंस में लिखा है, ना कि मैंने यूनिट्स में। यूनिट्स में मैंने नहीं लिखा है। यूनिट्स में लिखता तो m/s लिखता। m आपका मीटर, s आपका सेकंड। यूनिट्स नहीं है, डायमेंशन में लिखा है भाई। तो l/t, इसको lt इनवर्स लिख दूं। lt इनवर्स इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ u। यही डायमेंशन होगा किसका? u का। u का डायमेंशन हमको मिल गया। क्या मिला? lt इनवर्स। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम आपको निकालना है 80 का डायमेंशन। ओनली ए का डायमेंशन निकालना है। तो क्या लिखे भाई? ये फर्स्ट चीज, ये सेकंड। देखो, डायमेंशन ऑफ 80 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v। डायमेंशन ऑफ v भी लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ u भी लिख सकते हो, क्योंकि ये u में से भी माइनस हो रहा है या फिर ये इसमें से भी माइनस हो रहा है। ठीक है, सारी ऑपरेशंस हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायमेंशन ऑफ v। अब 80 का डायमेंशन किसके डायमेंशन के इक्वल होगा? वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल। वेलोसिटी का डायमेंशन ये आ गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ए का निकालना है। टी यहाँ पे क्या है? टाइम है, लिखा हुआ है, गिवन रहेगा ये। टी यहाँ पे टाइम है, तो टी गया नीचे। टी गया नीचे। नीचे जाने पे क्या होगा? फिर ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा? एल टी इनवर्स स्क्वायर। या तो इसको ऐसे लिख दो, और या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, m0 l की पावर 1 t की पावर इनवर्स स्क्वायर। इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, m0 l की पावर 1 और t की पावर -1। कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये कहानी है। अब यहाँ पे इस कई बार ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो भाई एल टी इनवर्स जो डायमेंशन होता है वो होता है आपका एक्सेलरेशन का। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन। ठीक है, इसमें यूनिट्स भी पूछ सकता है। तो यूनिट्स के लेंथ की यूनिट मीटर भाई, टी की यूनिट सेकंड में नापते हैं जनरली हम। फिजिक्स में जनरली सेकंड्स में नापते हैं। किस केस में? एसआई यूनिट के केस में सेकंड्स में नापता है। ठीक है, और मीटर पर सेकंड हो गया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है, तो इसको बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है भाई। लो भाई, क्वेश्चन सेकंड करते हैं। इसमें ए बी सी डी एंड ई का डायमेंशन निकालना है इस इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे? पूरी की पूरी को इधर लेके आएंगे, यानी कि मैं लिख देता हूं x माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब ओवर ई प्लस टी। ये इक्वेशन बनेगी इक्वल्स में 0। आंसर आ रहा है, मतलब कि इक्वेशन आपकी करेक्ट है। आंसर आ रहा है, इक्वेशन करेक्ट है। ये माइनस इधर सब आया। तो अब इसका मतलब क्या है कि एक तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये तो ध्यान रखना, ये आपका गिवन है, और टी आपका टाइम है। एक्स में से ए भी माइनस हो रहा, बी टी माइनस हो रहा, सी टी स्क्वायर माइनस हो रहा, डी टी क्यूब ओवर ई प्लस टी भी माइनस हो रहा। सारे के सारे इसमें से माइनस हो रहे। कहने का मतलब है कि सबका डायमेंशन सेम है। अब सबका ये मत लगा लेना कि यार बी टी का भी सेम होगा, नहीं, पूरी एक ट्रम की बात होती है। एक पूरी ट्रम की बात होती है। ट्रम के डायमेंशंस सेम हो गए। इस ट्रम का कितनी ट्रम्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 ट्रम हैं। पांचों ट्रम्स के डायमेंशन सेम रहेंगे। तो अब मैं यहां से लिख सकता हूं डायमेंशन। अब किसका निकालूं? ए का निकालेंगे। डायमेंशन ऑफ ए इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स। दोनों का डायमेंशन बराबर। ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है लेंथ। ठीक है, लो भाई, लेंथ। और डायमेंशन ऑफ ए आ ही गया आपके पास सीधा सीधा। ए का डायमेंशन क्या हो गया? एल। सेम ऐसे ही अब करेंगे बीटी का डायमेंशन ऑफ बीटी। डायमेंशन ऑफ बीटी थर्ड टर्म है। बीटी का डायमेंशन एक्स के डायमेंशन के बराबर। ठीक है भाई, एक्स का वही एल, बीटी का इसमें बी यहां रह जाएगा। डायमेंशन
ऑफ बी, और टी यहाँ पे मल्टीप्लाइड है नीचे जाके डिवाइड में, नीचे जाके टी डिवाइड में, टी यहाँ पे टाइम है, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, ठीक है भाई, एल टी इनवर्स, ये डायमेंशन आ गया किसका, बी का डायमेंशन आ गया। सी का डायमेंशन देखते हैं भाई, नोट कर लो भाई सभी। सी का डायमेंशन देखते हैं, सी डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर, पूरी टर्म का डायमेंशन, पूरी की पूरी टर्म का डायमेंशन एक्स के इक्वल, डायमेंशन ऑफ एक्स। अब देखो ऐसा जरूर नहीं कि x को इक्वल ले, a में से भी माइनस हो रहा है, हमने a का निकाल लिया, a का डायमेंशन भी लिख सकते हैं, हालांकि आएगा वही लेंथ, ठीक है। सी टी स्क्वायर यानी कि डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर, नीचे जाके इसका l और इसका टी स्क्वायर लिखा जाएगा, स्क्वायरिंग में लिखते हैं, जितनी पावर्स हैं उतनी पावर लिखना जरूरी होता है। डायमेंशंस क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स, तो ये क्या बन जाएगा, एल टी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। सभी लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है भाई। आगे देखो, डायमेंशन ऑफ डी का डायमेंशन निकालना है। अब अकेला डी तो लिख नहीं सकते, पूरी की पूरी टर्म लिखेंगे ना, डी टी क्यूब ई प्लस टी, इस पूरी टर्म का डायमेंशन x के इक्वल या फिर a के इक्वल या फिर बी टी के इक्वल या फिर सी टी स्क्वायर के इक्वल। तो आप किसके इक्वल लिखना चाहेंगे, x के इक्वल ही लिख लो, क्योंकि इसमें a क्या आएगा, काटने पीटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं इसको लिखोगे तो एल टी इनवर्स आ जाएगा, फिर उससे अब ज़्यादा काटना पीटना पड़ेगा, तो सीधा एक ही एल लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूं, एक कहानी यहाँ पे और है, ई में टी ऐड हो रहा है, ई में टी ऐड हो रहा है, क्या कह सकते हैं, सिमिलर क्वांटिटीज आर एडेड और सबट्रैक्टेड, यानी जो ई का डायमेंशन होगा वही आपका टी का डायमेंशन होगा, यानी कि ये ऐड होके भी आपको टाइम ही तो देंगे भाई, टाइम में कोई चीज ऐड हो रही है टाइम तो देगा, टाइम में कोई चीज ऐड, 2 सेकंड में 2 सेकंड जोड़ दो या 3 सेकंड जोड़ दो, 5 सेकंड आया, टाइम ही तो मिला, कुछ डिफरेंट थोड़ी मिला, यानी कि ये दोनों ऐड होके भी एक ही डायमेंशन बनाएंगे, ये दोनों ऐड होके भी एक डायमेंशन बनाएंगे। तो मैं क्या लिख दूं, डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब ओवर टी, ओनली एक टी, ऐड होके पावर नहीं बनती, कभी भी ऐड होके पावर नहीं बनती, पावर कब बनती है, मल्टीप्लाई होके, ठीक है भाई, एल। अब इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ डी चाहिए आपको भाई, ये टी जाएगा इसके साथ ऊपर, एल टी, ठीक है, और क्या बच गया, डी टी क्यूब, टी क्यूब नीचे कितना बचेगा, ए 2 एक्स्ट्रा बचेगा, एल टी इनवर्स स्क्वायर। लो भाई ये तुम्हारा आ गया, मिटा रहा हूं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ किसका निकालें, ई का, और निकालना है डायमेंशन ऑफ ई का डायमेंशन, सीधी सीधी बात है, ई प्लस टी, क्या बोले, ई प्लस टी। अब यार टी में ऐड हो रहा है तो टाइम में आएगा ना, डायमेंशन ऑफ ई प्लस टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ टी। अब क्या करें, ई का डायमेंशन वही टी आ जाएगा भाई, सीधा सीधा इसको मैं क्या लिख दूं, टी, डायमेंशन ऑफ टी, इसका टी है, ये किसके इक्वल, टी के इक्वल, तो ई का डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ ई इक्वल्स टू कितना भाई, डायमेंशन ऑफ ई इक्वल्स टू टी, ये टाइम का डायमेंशन हो गया भाई, क्लियर। देखो भाई क्वेश्चन 3 देखते हैं, आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ ए बाय बी, ओनली ए और बी का नहीं, ए बाय बी, पहले ए का निकालो फिर बी का निकालो, फिर उन दोनों को बाई में रख के आप ए बाई बी का निकाल के वो निकालना है आपको। ये प्रेशर की इक्वेशन,
P फॉर प्रेशर, X फॉर डिस्प्लेसमेंट, A माइनस टी स्क्वायर, B और X, B इंटू एक्स। देखो भाई P माइनस A माइनस टी स्क्वायर बाय बी एक्स। इतना तो कहा जा सकता है कि इन दोनों का डायमेंशन सेम है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन रहेगा अपने पास टी स्क्वायर, ये आपका हमेशा टाइम, फिलहाल तो टाइम ही है, ठीक है। कई बार बदल भी जाता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, जरूर नहीं टाइम ही दे हर बार। हर किसी का डायमेंशन ऐसे चेंज करके दे देते हैं क्वेश्चन में कि भाई ये इसका हो गया, कई बार ए को एक्सलेशन लिखेगा, कई बार ए को और कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। इन दोनों का तो आपका सेम आएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, अपन पहले इसका निकाल लेते हैं। डायमेंशन ऑफ ए माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा भाई, टी स्क्वायर में से कोई चीज माइनस हो रही है तो डायमेंशन उसका वही रहेगा, लेकिन पावर भी सेम रहनी चाहिए। जैसे कि एक्स स्क्वायर में से ही एक्स स्क्वायर माइनस हो सकता है, जैसे 2x स्क्वायर में से ही 2 या 1x स्क्वायर माइनस हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका x स्क्वायर में से x माइनस कर दो, पावर सेम नहीं है, यानी कि डायमेंशन इन दोनों का अलग अलग हो गया। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसमें लेंथ का स्क्वायर है, और मान लो वो भी डिस्प्लेसमेंट है बट इसमें लेंथ का ओनली 1 है, इसलिए माइनस नहीं हो सकता। ये दोनों डायमेंशंस डिफरेंट हो गए, ठीक है, दोनों डायमेंशंस डिफरेंट हो गए। जैसे कि वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम का L³ आएगा और एरिया का ये आ गया। क्या वॉल्यूम में से एरिया घट सकता है? नहीं घटेगा, क्योंकि दोनों के डायमेंशंस अलग अलग हैं। एरिया का जो डायमेंशन है वो 2 लेंथ में आता है, ठीक है, उसको चाहिए ब्रेथ चाहिए और लेंथ चाहिए, बाकी का किसी भी चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करता। लेकिन वॉल्यूम का डायमेंशन 3 लेंथ्स पे डिपेंड करता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसलिए दोनों फिजिकल क्वांटिटीज अलग हो गई, सिमिलर है नहीं, इसलिए माइनस नहीं हो सकती, ठीक है। ये बात तो इनकी होगी। तो अब कहने का मतलब क्या है कि a माइनस टी स्क्वायर, तो डायमेंशन क्या आएगा इसका, t मतलब टाइम है, t मतलब टाइम है, तो डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a, मानते हो कि नहीं, इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a, ठीक है। तो क्या आएगा इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ a टी स्क्वायर का, लो भाई इधर करके लिख दिया, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये होगी जिसको नोट डाउन करना है वो कर ले, मैं मिटाने वाला हूं पॉज करके। तो अपन को मिल गया डायमेंशन a का, अब निकालते हैं हम b का डायमेंशन। b का डायमेंशन कैसे निकालें भाई, डायमेंशन ऑफ a माइनस टी स्क्वायर बाय में bx, इसका डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल होगा। प्रेशर का डायमेंशन देखो भाई, ये निकालना पड़ेगा आपको प्रेशर का डायमेंशन। अगर आपको प्रेशर का डायमेंशन नहीं पता है तो फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सलेशन, एरिया जो है ही, ठीक है, मास का m, कैपिटल M मल्टीप्लाइड में एक्सलेशन, एक्सलेशन का फॉर्मूला LT इनवर्स स्क्वायर। एक्सलेशन का डायमेंशन ये आएगा भाई, क्योंकि ये होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी में LT इनवर्स 1 लगता है, इसमें 1 t और बढ़ जाता है, नीचे से 1 t और आएगा ऊपर चला जाएगा तो LT इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। बाई में एरिया, एरिया में लेंथ का स्क्वायर, दोनों को काटे पिटेंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। तो इस डायमेंशन को मैं रखता हूँ M L इनवर्स और T इनवर्स स्क्वायर, ये इसके इक्वल हो गया। अब देखो इस पूरे के डायमेंशन को मैं क्या लिख दूं, टी स्क्वायर, हम निकाल चुके हैं ना भाई, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर बाय में b मल्टीप्लाई में x का डायमेंशन क्या है, लिख दूं भाई, x का डायमेंशन L आएगा, क्योंकि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब हमको मिलेगा डायमेंशन ऑफ 1 बाय b, बाकी सारी चीज़ों को भेजता हूं मैं उस तरफ। L गया ऊपर, ठीक है, T गया नीचे,
ये ऊपर जाएगा, टी की पावर कितनी हो जाएगी 4, और तो कोई कहानी है नहीं, एल इनवर्स एल पॉजिटिव कट जाएगा, यानी कि एम एल तो कट ही गया, एम टी माइनस 4, एम टी माइनस 4 डायमेंशन 1/b का आ गया। बट अब यहाँ से भाई b का डायमेंशन देखते हैं, b का जो डायमेंशन है वो कैसे आएगा, जैसे b का डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, डायमेंशन ऑफ b, इसको क्या कर दो अपोजिट कर दो, अपोजिट में आएगा तो ये होगा उल्टा, वो नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा तो m बनेगा इनवर्स का, t हो जाएगा पॉजिटिव का, T4। इसी तरीके से हम डायमेंशन ऑफ a/b निकालेंगे, a/b, तो a का आया था अपने पास T², b का आया है m इनवर्स T4, ठीक है। t कट जाएगा, एक t कट जाएगा, m पॉजिटिव हो जाएगा और 2 t इसमें से हट जाएंगे तो t की पावर -2, ये हो गया भाई फाइनल आंसर।